नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बीपीएस उरई में आपका स्वागत है। और ये आज का पहला लेक्चर है। हम आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए, पढ़ाने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इस चैनल में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और मैथ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहले तो हम आपको बेस पढ़ाएंगे और बेस पढ़ाने के बाद कुछ ट्रिक बताएंगे आपको, यानी कि पहले चैप्टर में जब पूरा चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो पूरे चैप्टर में आपको पहले बेस के थ्रू ही सारे सवाल बताए जाएंगे। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज हल करवाएंगे तो एक्सरसाइज में हम कुछ पहले बेस में क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसकी वहीं पर ट्रिक बता देंगे ताकि कुछ क्वेश्चनों को आप शॉर्ट तरीके से या ट्रिक के ज़रिए से जल्दी से लगा सकें। तो सबसे पहले तो हमें बेस आना चाहिए। देखो, ट्रिक जो बनती है वो बेस से ही बनती है, कहीं अलग से तो आने वाली है नहीं। यदि हमें बेस अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम ट्रिक को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें, यदि हम प्रत्येक प्रश्न को ट्रिक से लगाएंगे, यदि इसका बेस हमें पता नहीं होगा तो हम प्रश्न को लगा तो लेंगे, फिर वो रटने तरीके जैसा हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब कई चैप्टर्स हम पढ़ लेते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसमें हमें कौन सी ट्रिक लगानी है। यदि हमें उसका बेस पता होगा तो हम उसमें ट्रिक आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आंसर ला सकते हैं। जब हमारा बेस कंप्लीट होगा हम ट्रिक पर चलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझना आ जाएगा। तो चीज़ों को हम समझने लगेंगे तो हमारे सवाल आने लगेंगे। तो हम आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि जो विद्यार्थी या जो भी भाई बहन गणित में बहुत ही वीक, उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज़ और, जो हमें लेक्चर पढ़ाएंगे, लेक्चर पढ़ाने के बाद सभी लोग हमें रिपोर्ट करें, यानी कि कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उस चीज़ का समाधान अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं लेक्चर की ओर। चलिए, आज हम पढ़ेंगे अंकीय क्षमता। देखिए, अंकीय क्षमता में कई तरीक़े के प्रश्न आते हैं। जैसे कि पहला तरीका हमारा आता है इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले टाइप के प्रश्न में क्या होगा, हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। और इसमें भी दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा तरीका होता है कि घात में इकाई का अंक। यानी कि कभी कभी प्रश्न दे देगा इसमें संख्याएं गुणनफल में लिखी होंगी और इसमें पूछेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दूसरा प्रकार हमारा होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि संख्याओं को लिख देंगे हम, उन पर घातें लगी होगी, वो पूछेंगे इस घात को ओपन या खोलने पर या हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। दूसरा प्रकार हमारा आता है कि अंकों के योग पर प्रश्न, यानी कि योगफल में पूछेगा प्रश्न, जिस पर कई तरीक़ा के प्रश्न बनेंगे कि यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के एक पर प्रश्न बनते हैं, फिर बनते हैं वर्गों के योग पर प्रश्न बनते हैं, यानी कि कई वर्ग दे देगा, उनके जोड़ने पर प्रश्न, यानी कि धन लगा देगा, पूछेगा इनके योगफल कितना होगा। फिर घनों के योगफल में प्रश्न पूछेगा, यानी कि सभी संख्याओं के घन लगे होंगे, पूछेगा इनके योगफल में प्रश्न पूछ लेगा कि कितना हल होगा, यानी योगफल कितना होगा। इसके बाद भिन्नात्मक योग पर प्रश्न, इसमें भी कई तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। और अगला हमारा होता है विभाज्यता पर प्रश्न। जो तीसरा प्रकार जो होगा उसमें क्या होगा, विभाज्यता पर प्रश्न, जिसमें भाग के प्रश्न होंगे, घातांकी होंगे, विभाज्यता पर प्रश्न होंगे या भाग के गुणनफल में प्रश्न होंगे। कई तरीके के प्रश्न आते हैं, यानी कि संख्या पद्धति में कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। और इसमें भी पहला प्रकार हमारा क्या होगा, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी कि प्रश्न हमें दे देगा और पूछ लेगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा हमारे स्क्रीन पर। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें प्रश्न लिखा है कि इतने के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब हमसे इकाई का अंक पूछा गया तो इतनी बात हमें कंफर्म कर लेना है कि जो संख्याएं दी हैं या जो नंबर दिए हैं उनके सब हमें इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा। सबसे पहली बात हमें दिमाग में क्या रखना है कि उसने कहा है कि इतने के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। और जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करवाएगा तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा। मतलब इस संख्या में इकाई का अंक 4 से मतलब रहेगा, इस संख्या में इकाई के अंक 5 से मतलब रहेगा, इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 से मतलब रहेगा, यहाँ पर 4 है तो 4 से मतलब रहेगा, यहाँ 5 है तो 5 से मतलब रहेगा। तो इन्हीं संख्या को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5। यानी जहाँ भी हमें इकाई से दहाई सैकड़ा कुछ भी मिलेगा तो उनको पीछे छोड़ देंगे, सिर्फ मतलब किससे रखेंगे हम, इकाई के अंक से।
तो हमने अब देखेंगे यहाँ पर जब गुणा करेंगे 4 और 5 का, तो 4 पंचे यहाँ पर 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। जब 20 हो गया तो यहाँ पर भी क्या आ गया? इकाई का अंक ये है और दहाई जी आ गया, तो दहाई को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। हमें इकाई से मतलब रहेगा यानी कि 0। अब इस 0 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। जब इस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब एक चीज़ हमें पता है कि 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करें तो हमारा गुणनफल कितना आता है? 0 आता है। जब 0 आएगा तो इन सब संख्याओं में 0 से जब गुणा होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक क्या हो गया? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में भी लिखा है कि इतने के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम बता चुके हैं कि जब भी हमसे ये पूछा जाए कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 4 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो इन सभी संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 9। अब हमें क्या करना है? गुणा करना है। जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 7 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौको 28। तो यहाँ पर जब 28 आ गया तो देखो यहाँ पर दहाई मिल गया। तो हमें दहाई से मतलब नहीं है, मतलब किससे रहने वाला है? इकाई से। तो इकाई कितना है यहाँ पर? 8। अब इस 8 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। जब इस 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 8 तिया 24। यानी यहाँ पर हमें कितना मिल गया? 24। यहाँ पर फिर से दहाई मिला, तो यहाँ हमें दहाई से फिर मतलब नहीं है, मतलब किससे रहेगा? हमें इकाई से। तो यहाँ पर कितना है? 4। तो 4 का गुणा किससे करेंगे? 9 से। 4 9 कितना होएगा? 36। जब 36 आ गया तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें? 6। यानी इकाई का अंक कितना है? 6। अब इससे आगे कुछ है नहीं तो क्या कर देंगे हम? इकाई का अंक हमारा कितना हो गया? 6। इकाई का अंक कितना हो गया? 6। मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आया हमें करना, तो हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सीधा लिख लेंगे 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 9। हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे। देखेंगे 7 चौको कितना आया? 28 आया। ये गुणा लगा लिया हमने। यहाँ पर क्या दिया? 9 तिया 27, यानी कि ये बन गया। अब यहाँ पर फिर से 2 संख्याएँ मिल गई, तो हमें किससे मतलब रहेगा? इकाई के अंक से। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? 8 है, और यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो यहाँ पर 8 और 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 7 56। तो यहाँ पर कितना आ गया? हमें 56 आ गया। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 6। तो यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया? 6। चाहे ऐसे करते जाओ एक एक करके, और ऐसे समझ में नहीं आता या ऐसे गड़बड़ समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर लेंगे। हम पेयर बना लेंगे। संख्या कितनी भी बड़ी होगी हम क्या करेंगे? गुणा करते जाएंगे तो कुछ बनेगा, उसका इकाई का अंक निकालते जाएंगे, फिर आगे गुणा करते जाएंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 6। इकाई का अंक कितना आ गया? 6। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि 563 गुणा 5748 गुणा 9 स्टार गुणा 5469 गुणा 36 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 हो। यानी उसका मतलब ये इकाई का अंक 4 हो तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा? यानी उसका मतलब ये कि इस पूरे के जब हम गुणनखंड करेंगे, जब गुणनफल करेंगे तो गुणनफल में इकाई का अंक कितना आ रहा? 4 हो रहा। तो इस स्टार के स्थान पर कौन सी वैल्यू होगी, और वैल्यू कैसी होगी? न्यूनतम वैल्यू पूछा उसने। देखो यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा, न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू। यानी कि जब प्रश्न में न्यूनतम वैल्यू पूछेगा तो हमें न्यूनतम ही बताना है, और जब अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम ही बताना है। और जब प्रश्न में कुछ ना कहे तो इसका मतलब है उसका मान सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब न्यूनतम कहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके स्थान पर 2 अंक आने वाले हैं, जिससे कि हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा। तभी न्यूनतम कहेगा और तभी अधिकतम कहेगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तरीका वही है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा सिर्फ यहाँ पर स्टार आ गया। यहाँ पर संख्याएं थी, वहाँ पर क्या हो गया? स्टार हो गया। हम आराम से करेंगे। देखा हमने इकाई के अंक से मतलब है हमें। इकाई का अंक कितना है? 3 है। इकाई का अंक कितना है? 8 है। इकाई का अंक कितना है? स्टार है। इकाई का अंक कितना है? 9 है। इकाई का अंक कितना है? 6। हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे 3 गुणा 8 गुणा स्टार गुणा 9 गुणा 6। अब हमें एक काम कर लेना है ताकि हमें क्या हो जाए? सरलता हो जाए कैलकुलेशन करने में। जैसे कि ये स्टार लिखा है, या तो स्टार को हम सबसे पहले लिख लें या स्टार को सबसे बाद में लिख लें। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 6 गुणा स्टार। स्टार को हमने साथ में कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यहाँ से हम गुणा करके आएंगे तो यहाँ पर क्रम से गुणा कर लेंगे और हमें क्या होगा? गुणनफल निकालने में सरलता हो जाएगी।
जैसे कि इसमें अंतर कुछ आने वाला नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखें, अगर हम आपको बताएं 15 गुणा 3 गुणा 2 लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और हम 3 गुणा 15 गुणा 2 लिखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। 15 तिया 45 दूनी 90, यहाँ भी आएगा और 90 यहाँ भी आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जब संख्याएं गुणनफल में हों तो उनके क्रम बदल सकते हैं, इस पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रम बदल दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 8 तिया यहाँ पर आ गया 24 और 9 छक 54, यहाँ पर आ गया 54 और ये हमारा स्टार रहा। लेकिन यहाँ पर क्या दो अंक आ गए हैं, यानी कि हमें अंक इससे मतलब है इकाई के अंक से। तो यहाँ इकाई का अंक यहाँ भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो क्या करेंगे, इस 4 का इस 4 से करेंगे गुणा, कितना होगा 4 चौको 16। तो यहाँ पर कितना हो गया 16 और गुणा जी हो गया स्टार। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इकाई के अंक से मतलब है किससे, 6 से, और यहाँ पर है स्टार से। तो 6 गुणा स्टार, यहाँ तक चले। अब हमें ये देखना है कि स्टार के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखने से पहले हम देखेंगे प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम। और जब भी हमसे न्यूनतम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 यहाँ से नंबरों को रखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहले 0 मानेंगे, फिर 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, फिर 4 मानेंगे। और यदि यही अधिकतम कहता तो हम क्या करते, पहले 9 फिर 8 फिर 7। यानी कि जब न्यूनतम पूछेगा तो छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, यानी पहले छोटी वैल्यू रखेंगे फिर उससे बड़े रखेंगे। और यदि अधिकतम पूछेगा तो पहले बड़ी रखेंगे। उसने हमसे न्यूनतम पूछा तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि यहाँ पर 0 रख दें हम स्टार के स्थान पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 0, लेकिन इकाई का अंक है कितना 4, तो इसका मतलब 0 नहीं है। अब हम चलते हैं 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, इकाई का अंक कितना आया 6, लेकिन इकाई का अंक है कितना 4, तो यानी कि 1 भी नहीं है। फिर चलते हैं हम 2 पर। जब 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि जब 12 आएगा तो 12 में इकाई का अंक कितना है 2, लेकिन आना कितना चाहिए 4, तो यानी कि हमारा 2 भी नहीं है। अब चलते हैं हम 3 पर। तो 6 का यानी कि 3 में गुणा करेंगे, यानी यहाँ 3 है 3 से गुणा करेंगे। 6 तिया कितना हो गया 18, 18 मतलब इकाई का अंक 8, तो यानी कि 3 भी नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे 4 पर। तो जब 4 रखेंगे तो 4 छंग 24, यानी इकाई का अंक कितना मिल गया हमें 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर कितना है 4 है, तभी तो हमारा देखो 6 चौको 24, यानी कि जब 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। इकाई का अंक कितना है 4, और वो भी क्या कह रहा है 4। तो यानी इकाई का अंक यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सी वैल्यू हो गई हमारी 4 हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर वो ऐसा कहता कि यानी कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, क्या कहता वो, यदि यहीं पर वो ऐसा कह देता अधिकतम, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है अधिकतम है। अगर वो हमसे अधिकतम पूछते तो पर स्टार के स्थान पर हम 1 से शुरू नहीं करते, कहाँ से करते 9 से शुरू करते। तो हम यहाँ पर अगर थोड़ी देर के रख लें कि 6 गुणा स्टार, यहाँ पर अगर हम 9 रखते हैं तो 9 छक 54, तो यानी कितना आ गया 54, इकाई का अंक कितना आ गया 4। तो यानी कि अगर यहाँ पर अधिकतम होता तो स्टार के स्थान पर 9 होता, और यदि यहाँ पर न्यूनतम है तो स्टार के स्थान पर कितना होगा 4 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न लिखा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ... 87। यानी कहने से मतलब है कि संख्या 1 से शुरू हो रही हूँ 87 तक जा रही है और सभी संख्याओं का क्या हो रहा है गुणा है। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न दे तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में यदि कहीं पर भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी संख्याओं में कहीं ऐसा अंक तो नहीं मिल रहा है जिसका इकाई का अंक 0 हो। जब यानी कि कोई ऐसा क्रमागत संख्याएं दी हों और वो भी गुणनफल में दी हों, हमसे इकाई का अंक पूछे, तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि इस पूरी सीरीज में, इस पूरी श्रेणी में कहीं कोई ऐसा अंक तो नहीं है जिसका इकाई का अंक 0 है। यदि ऐसा है, यदि इकाई का अंक 0 है तो हम सीधा रख देंगे आंसर हमारा इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये है श्रेणी, तो इसमें देखेंगे कि संख्या में क्रम से लिखी है। जब क्रम से लिखी है तो इसमें कहीं ना कहीं 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, क्योंकि क्रम से जा रही हैं। तो हमें जब पहले ही 10 मिल गया तो यानी कि 10 में इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। जब इकाई का अंक 0 होगा और 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो यानी कहने का मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 0, जी इकाई अंक हो गया। यानी सीधी सी बात है कि कभी भी कोई श्रेणी आपको दी है, कोई भी आपको पैटर्न दिया है, तो अगर वो हमसे इकाई का अंक पूछे
तो उस पूरी श्रेणी में सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम देखें कहीं इसमें कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसका इकाई अंक 0 है। यदि ऐसा है तो आंसर हमारा 0 ही होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 ही आता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये आगे देखते हैं। आगे कुछ नोट्स हैं, कुछ कंडीशन है, उनको हम याद कर लेंगे और कहीं कुछ प्रश्न अगर हमको ऐसा दिख जाएगा तो हम बिना ही सॉल्यूशन करें उनका आंसर दे सकते हैं। तो कुछ कंडीशन हैं, ये रही आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहले ये 2 कंडीशन समझ लेते हैं। और पहली कंडीशन हमारी है, यानी पहला नोट हमारा लिखा है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। यानी बात समझते हैं, यदि प्रश्न हमसे ये पूछे कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर सीधा होगा इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। यदि प्रश्न हमसे ऐसा कहे कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब है सभी की बात कर रहा है, ये समझ लेते हैं। उसने कहा सभी विषम संख्याएं, मतलब विषम संख्याएं हमारी हैं तो 1 3 5 7 9 11 कहाँ तक, सभी की बात, यानी इनका कोई अंत ही नहीं है। जब इसका कोई अंत ही नहीं है तो उसने क्या कहा, जब इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए या ऐसा हमको लिख कर दे दिया जाए तो हमसे ये पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 5। कैसे होगा देखो, यानी अगर हम इन 3 और 1 का गुणा करें तो कितना होगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 3 आया। और इस 3 का गुणा हम करेंगे अब 5 में, जब 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 3 5 15, यानी 15 मतलब इकाई का अंक 5। अब इस 5 का गुणा हम फिर 7 में करेंगे तो 5 7 35, 35 मतलब इकाई का अंक फिर से 5। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम 5 का, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 और विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। यानी कि 5 का गुणा हम किसी भी विषम संख्या में करें तो इकाई का अंक हमें 5 ही मिलेगा। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि 5 और विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। या वो ऐसा पूछ ले कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5। या वो ऐसा कह दे कि 5 और विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, उसने कहा है कि समस्त, यानी कि आगे कह रहा है कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। उसका मतलब ये है, उसने ये कहा है कि जो जितनी भी सम संख्याएँ हैं यदि हम उनका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0। जैसे मान लीजिए उसने सभी की बात करा तो 2 4 6 8 10 चले जाएंगे अंत तक। जब उसने कहा है कि देखो, अब सीधी सी बात उसने अनंत की बात कही है, अंत उसने लिमिटेड तो कहा नहीं कि 2 4 6 का बताइए या 8 10 15 का बताइए। उसने कहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में, जब सभी की बात कहेगा और सम संख्या होंगी तो सीधी सी बात, एक बात हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि जब भी ये सीरीज बनेगी तो हमने देखा जी ये सभी संख्याओं की बात कर रहा है, तो सभी संख्याओं में कोई ऐसी संख्या भी तो होगी जो जिसके इकाई का अंक 0 होगा, और जब इकाई का अंक 0 होगा तो वो सम तो होगी। तो यानी कि हमारी जो 10 जो संख्या है जो सम है, लेकिन इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है। जब इकाई का अंक हमारा 0 है, जब इकाई के अंक 0 लेंगे, बाकी सभी संख्या में जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी सीधी सी बात ये, या तो वो हमसे ये कह सकता है कि यानी कि सम संख्या, सभी सम संख्या गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे 0। और जब कहे विषम संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो क्या कहेंगे, 5। चलिए अगर आगे दूसरा का कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 5 और विषम संख्याओं गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। देखो वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अभी हमने क्या बताया, तो चाहे तो वो ऐसा कह दे कि सभी विषम संख्याओं गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तब भी 5 होगा। अगर वो ऐसा कह दे कि 5 और विषम संख्या, चाहे वो एक विषम संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, कितनी भी हो, यदि विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 और सम संख्याओं के, अगर वो हमसे कहे कि 5 और सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा, यानी कहने का मतलब है 5 होगा और कोई विषम संख्या, सम संख्याएँ होंगी। जब सम संख्याएँ होंगी तो कितना आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करने पर, कि चाहे किसी एक में करो चाहे एक से ज़्यादा में करो, जब एक में गुणा करेंगे, चाहे हम 2 में करें तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 मिलेगा। अब अगर हम पहले 4 में करें तो 5 को 20, इकाई का अंक 0 मिलेगा। अगर 5 गुणा 6 में करेंगे तब भी क्या मिलेगा, 5 छक्का 30, यानी इकाई का अंक कितना मिला हमको, 0 मिला। यानी सीधी सी बात, यदि हमसे ये कहे कि 5 और सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो सीधा आंसर हमारा क्या रहेगा, 0। और कैसे आया आपने देख लिया।
चलिए कुछ कंडीशंस और हैं और देखते हैं, ये रही आपकी स्क्रीन पर। अगली कंडीशन लिखिए। अगली कंडीशन में लिखा है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। उसने कहा है कि जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनके गुणा करने पर इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगला कह रहा है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। यानी जब भी कुछ प्रश्न, यानी कि कभी भी आपको प्रश्न अगर इस तरीके से लिखा मिल जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। उसने कहा समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए हमें दिमाग में नहीं आया, हमें याद नहीं है, ये नोट हमें याद नहीं है, तो हमें क्या होगा, भ्रमित होगा। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, ना हमें टेंशन लेना। हमें क्या करना है, जब प्रश्न दिया है पहले तो उसको लिखने का प्रयास करेंगे। उसमें लिखा समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अगर ऐसा लिखा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समस्त अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। हमने देखा कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19, बस हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ 4 या 5 लिखना है, ताकि लिखने पर हम देखेंगे। उसने हमसे कहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हमें देखा कि इस प्रश्न में कुछ मिला हमने देखा कि हमें 5 मिल गया। क्या मिल गया, जो इससे पहले हम पढ़े थे, क्या हमें पढ़े थे, जब 5 मिल गया तो 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है, और विषम में करते हैं तो 5 आता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमें सम भी मिल गया और विषम भी मिल गया। तो पहले तो हम क्या कर देंगे, समय में गुणा कर लेंगे, या हम क्या करेंगे, पहले इन शुरू के 2-3 नंबरों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इस 6 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 6 पंचे कितना होगा, 30 होगा। 30 का मतलब ये लिख दिया, इकाई का अंक कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। जब इकाई का अंक 0 मिल गया और 0 का हम जितनी भी संख्याएं दी हैं, वो चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे भाज्य हो, कुछ भी हो, अगर संख्याएं दी हैं, अगर हम गुणा 0 से करेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो जब भी प्रश्न ऐसा कहे कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगला क्या कह रहा है कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। अब उसने कहा कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन वो विषम है, कैसी हैं, विषम, सम नहीं है। इसका मतलब अभाज्य संख्या की शुरुआत सम से हुई है। इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, बाकी सब कुछ है। जब बाकी सब कुछ है तो सीधी सी बात हमारी यहाँ पर क्या आ गई, जब सब कुछ यहाँ पर है तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 3 से शुरुआत हो रही, 3 5 7 11 चली जा रही है। तो यहाँ पर हमें फिर से 5 मिल गया। जब फिर से 5 मिल गया तो हमें समझ में आ गया कि इसमें क्या है, सभी संख्याएं 5 के साथ सभी विषम हैं। तो हमने क्या बताया था इससे पहले कि 5 और विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो नहीं है तो हम लिख भी लेंगे, 2 3 तक कर लेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 15, इकाई का अंक 5 आया। इस 5 का गुणा हम 7 में करेंगे, 5 7 35 आएगा। और जब 35 आएगा तो यहाँ पर इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 होगा। और इस 5 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 11 5 क्या होगा, 55। जब 55 आएगा तो यहाँ भी इकाई का अंक कितना मिल गया, 5। तो कहने का मतलब हम आगे बढ़ते ही जाएंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। तो सीधी सी बात ये है कि जब भी आपसे ये पूछे कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम आपको डालें तो सबसे पहले आपको मिल जाए। लेकिन यदि इस वीडियो में कुछ भी कोई समस्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में आए, उसका समाधान हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।